बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 47 रोनिन। इस कहानी की शुरुआत में एक किंग को दिखाया जाता है जिसे जंगल में एक लड़का मिलता है। ये लड़का आधा जैपनीज और आधा इंग्लिश है। इसके सिर पर अजीब से निशान होते हैं। राजा के लोग कहते हैं कि इसे हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन राजा इस लड़के को अपने साथ अपने राज्य ले आते हैं। इस लड़के का नाम काई होता है। काई क्योंकि आधा इंग्लिश और आधा जैपनीज है, इसीलिए कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन काई सबकी बहुत इज्जत करता है और सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। पर कई साल गुजरने के बाद भी कोई भी काई से अच्छे से बात नहीं करता। हालांकि किंग ने उसके अंदर कोई खास बात देखी थी, इसीलिए वो उसे अपने राज्य ले आए थे। साथ ही किंग की बेटी जिसका नाम मीका है, वो काई से बहुत प्यार करती है। अब एक दिन दिखाया जाता है कि इनके राज्य में जंगल में एक बहुत बड़ा दैत्यनुमा जानवर आ जाता है। उसे सब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। और एक पल ऐसा आता है जब वो एक वॉरियर को जिसका नाम यासुनो होता है, उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, काई अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ जाता है और उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे वो दैत्यनुमा जानवर मारा जाता है। और अब यहाँ पर किंग भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि उस दैत्यनुमा जानवर को मारा गया है, तो उन्हें लगता है कि उसे यासुनो ने मारा है। यासुनो भी नहीं बताता कि उसे काई ने मारा है और किंग उसे तोहफे के तौर पर उस जानवर का एक सींग देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन योद्धाओं का, जिन्हें रोनिन कहा जाता है, उनका जो लीडर होता है जिसका नाम ओशी है, वो काई के हाथ में खून देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उस जानवर को काई ने मारा है। वहीं हमें एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है जिसका राजा लॉर्ड कीरा है। कीरा के साथ उसकी एक साथी होती है जो कि एक विच है, जो अलग अलग तरह के जादू टोने जानती है। और लॉर्ड कीरा किसी भी तरह से उस राज्य को अपने कब्जे में करना चाहते हैं जहां पर काई रहता है। वो बहुत वक्त से इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ जो विच होती है वो लॉर्ड कीरा से कहती है कि हमें इस बार फेस्टिवल में जाना चाहिए, वहां पर हर एक राज्य के योद्धा आएंगे। दरअसल ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर हर एक राज्य के योद्धा आपस में लड़ते हैं और जो फाइनल बैटल जीतता है उसे बहुत सम्मान दिया जाता है। और अब लॉर्ड कीरा भी अपने योद्धा के साथ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें एक और किंग को दिखाया जाता है जो इन सभी किंगडम्स के ऊपर है, यानी कि ये सबसे बड़े किंग है। इनके ऑर्डर्स को कोई भी मना नहीं कर सकता। लॉर्ड कीरा का योद्धा बैटलफील्ड में आता है जो कि बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और इससे किंग के योद्धा यासुनो को लड़ना है। और जब काई यासुनो को बुलाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से पलट चुकी है। वो समझ जाता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और अब ये उनके राज्य की इज्जत का सवाल होता है। इसीलिए योद्धा ना होने के बाद भी वो बैटलफील्ड में खुद मास्क पहनकर पहुंच जाता है और उस खतरनाक योद्धा से लड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन काई उस योद्धा के सामने टिक नहीं पाता और लड़ते लड़ते उसका मास्क निकल जाता है। और जब सभी देखते हैं कि ये काई है, ये कोई योद्धा नहीं है, तो वहां पर उस बैटल को रुकवाया जाता है। और सभी राजाओं के राजा जो कि सुपर किंग है, वो वहां पर आते हैं। वो काई को कहते हैं कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, तुम योद्धा नहीं हो, इसीलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। और जब काई को मारा जा रहा होता है तभी वहां पर किंग की बेटी मीका आ जाती है। काई की गर्दन के सामने अपनी गर्दन रख देती है क्योंकि वो काई से बहुत प्यार करती है। ये देखकर सुपर किंग कहते कि ठीक है, हम इसकी जान नहीं लेंगे, लेकिन इसे सजा मिलेगी। और इसके बाद काई को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। वही रात को हमें लॉर्ड कीरा को दिखाया जाता है जो विच के साथ होता है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के तहत विच उस कमरे में जाती है जिस कमरे में किंग सो रहे होते हैं और वो अपनी मकड़ी से उन्हें अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद उनकी आंखें भी पूरी तरह से पलट जाती है। इससे हमें पता चलता है कि किंग के योद्धा यासुनो को इसी विच ने अपने कब्जे में किया था और अब किंग जो कि उसके कब्जे में है, वो उन्हें कुछ ऐसे विजन दिखाती है जिसमें लॉर्ड कीरा उनकी बेटी मीका के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो अपनी तलवार लेकर लॉर्ड कीरा के कमरे में पहुंच जाते हैं और सोते हुए लॉर्ड कीरा को मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। और ओइशी जो कि रोनिन के लीडर होते हैं, वो देखते हैं कि किंग की आंखें पूरी तरह से बदली हुई है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें अपने वश में किया गया है। यहाँ पर सुपर किंग भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो किंग को कहते हैं कि तुमने अपने राज्य में बुलाकर लॉर्ड कीरा के ऊपर हमला किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले तुम एक किंग हो, लेकिन हर किसी के साथ हम इंसाफ करते हैं। तुम्हें हम मौका देते हैं कि तुम अपनी जान खुद लो। दरअसल इस तरह से अपनी जान लेना यहाँ पर एक सम्मान की बात समझी जाती है। और अब
क्योंकि उनके पास कोई भी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं होता। इसीलिए वो तय करते हैं कि वो अपनी जान खुद लेंगे और अगली सुबह सबके सामने वो अपनी जान ले लेते हैं। इससे उन्हें एक सम्मान की मौत मिलती है, लेकिन उनकी बेटी मीका अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाती है। सुपर किंग यहाँ पर यह भी ऐलान करते हैं कि अब इस राज्य का जो नया राजा होगा वो लॉर्ड कीरा है, उसी के अंडर ये पूरा राज्य रहेगा। और मीका को 1 साल देते हैं ताकि वो अपने पिता की मौत का गम शोक मना सके और उसके बाद उसे लॉर्ड कीरा से शादी करनी पड़ेगी। लॉर्ड कीरा का जो प्लान था वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। अब ये पूरा का पूरा राज्य उसके कब्जे में होता है। इसीलिए सुपर किंग के जाने के बाद लॉर्ड कीरा यहाँ पर किंग के जितने भी खास आदमी होते हैं, जिसमें ओइशी भी होते हैं जो कि रोनिन के लीडर्स हैं, उन सबको बंदी बना दिया जाता है। साथ ही काई को एक आइलैंड में भेज दिया जाता है। और अब 1 साल बीत जाता और 1 साल बाद दिखाया जाता है कि ओइशी की सजा खत्म हो चुकी है। उन्हें उस कारागार से निकाला जाता है, जिसके बाद ओइशी का बेटा उन्हें अपने घर ले आता है। लेकिन अब ओइशी किसी भी कीमत पर लॉर्ड कीरा से अपना बदला लेना चाहते हैं। वो अपने राज्य को आजाद करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से पूछते हैं कि हमारे बाकी साथी, हमारे योद्धा कहाँ पर हैं। उनका बेटा कहता है कि वो सब के सब जंगलों में छुप कर रहते हैं। ओइशी कहते हैं कि तुम उन सबको जाओ और बताओ कि उनके लीडर ओइशी ने उन सबको बुलाया है। उनका बेटा ये संदेश लेकर जंगल में चला जाता है और खुद वो उस आइलैंड पर आ जाते हैं जिस आइलैंड में काई को भेजा गया था। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक आइलैंड होता है। यहाँ पर किसी के अंदर इंसानियत नहीं होती और वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट एक आदमी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो आदमी उस जाइंट को मार देता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि काई होता है। इसके बाद वो खुद काई से लड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि काई की याददाश्त खत्म हो चुकी है, वो उन्हें नहीं पहचानता, इसीलिए वो उनके ऊपर सच में हमला कर रहा होता है। लेकिन जब वो काई को कहते हैं कि राजकुमारी मीका का 1 साल शोक का पूरा हो चुका है, अब कीरा उससे शादी कर लेगा, हमें उसे बचाना होगा, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों लड़ने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है पर ये इस जगह को आग लगाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ओइशी और काई दोनों के दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ओइशी के बाकी योद्धा भी हैं, जिन्हें रोनिन कहा जाता है, लेकिन इनके पास किसी भी तरह के कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए लॉर्ड कीरा और उसके आदमियों का सामना नहीं कर सकते। काई कहता है कि हमें मिस्टिकल फॉरेस्ट जाना होगा, जहां पर बहुत बड़े बड़े दैत्य रहते हैं और हम उनसे हथियार ले सकते हैं। और अब ये सब के सब मिस्टिकल फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। ये एक डार्क फॉरेस्ट है, ये दूसरे फॉरेस्ट की तरह नहीं होता। ये वही फॉरेस्ट है जहां पर काई कभी पला बड़ा था, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। इस फॉरेस्ट में हर जगह आत्माएं और बुरी बुरी शक्तियां हैं। अब ये उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। काई सबको बाहर रुकने के लिए कहता है और रोनिन्स के लीडर ओइशी को अपने साथ अंदर ले जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो ओइशी से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हथियार अपनी तलवार कभी मत निकालना। और खुद वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो झुके हुए होते हैं और एक जगह जाकर काई रुक जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। वो काई से कहता है कि तुम वापस आ गए, मुझे पता था कि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि काई को बचपन में इसी ने पाला था। काई कहता है कि मैं यहाँ पर हथियार लेने के लिए, तलवार लेने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि तलवार तुम्हारे बीचों बीच है, तुम इस तलवार को ले सकते हो। वही हमें इस केव के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यासुनो और उसके बाकी साथी हैं। उन्हें लगता है कि बहुत देर से वो लोग बाहर नहीं आए, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ अंदर चला जाता है जहाँ पर ओइशी होते हैं। ओइशी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे झुके हुए लोग हैं जो अब हिलना शुरू हो गए हैं और ये देखकर यासुनो अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे वो अपनी तलवार निकालता है सब के सब उठ जाते हैं और अपनी मायावी शक्ति से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यासुनो और उनके साथी उनका मुकाबला करते हैं। ओइशी के कान में बार बार एक आवाज गूंज रही होती है जो उन्हें कहती है कि अपनी तलवार निकालो और अपने साथियों को बचाओ। वो दुविधा में फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी तलवार निकालनी चाहिए कि नहीं। वहीं काई को अंदर दिखाया जाता है जो उस अजीब से आदमी के सामने खड़ा होता है। उनके बीचों बीच तलवार होती है और अब जो भी पहले तलवार तक पहुंचेगा तलवार उसकी हो जाएगी। लेकिन काई के अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो उसके अंदर है, इसीलिए काई उससे भी स्पीड से तलवार तक पहुंचकर तलवार को उठा लेता है और जैसे वो तलवार को उठाता है तो ओइशी को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी तलवार नहीं निकाली होती
ही वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। दरअसल यहाँ पर उनके आदमी कभी आए नहीं थे, सिर्फ उन्हें विजन्स दिखाए जा रहे थे और अगर वो अपनी तलवार निकाल लेते तो सबको मार दिया जाता। लेकिन इन्होंने इम्तिहान को पास कर लिया है, इसीलिए इन्हें इन सब के हथियार मिल जाते हैं। इनके पास 47 तलवारें हैं, साथ ही ये टोटल 47 योद्धा होते हैं जो सब के सब रॉनिन्स हैं और अब ये किसी भी तरह से लॉर्ड कीरा से बदला लेना चाहते हैं और राज्य के अंदर जाने से पहले सब के सब एक पेपर पर अपने अपने साइन करते हैं ताकि इतिहास में पता लग सके कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। वहीं आज लॉर्ड कीरा और प्रिंसेस मीका की शादी भी होती है और ये किसी भी कीमत पर इस शादी को नहीं होने देना चाहते, इसीलिए सब के सब व्यापारियों का भेष बनाकर राज्य के अंदर एंटर हो जाते हैं और उस महल के चारों तरफ फैल जाते हैं। वहीं इनके लीडर ओइशी को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कीरा के सामने एक प्रोग्राम को, एक नाटक को प्रस्तुत कर रहे होते हैं जहां पर प्रिंसेस मीका के साथ साथ उन सब के खास आदमी भी होते हैं। लेकिन ओइशी ने मास्क पहना होता है इसीलिए कोई उन्हें पहचान नहीं सकता और ठीक इसी वक्त उनके जो बाकी 46 रॉनिन होते हैं वो लॉर्ड कीरा के कई लोगों को मार देते हैं और जब ऐसा हो रहा होता है तभी कोई तीर चलाकर ओइशी को जख्मी कर देता है जिससे उनका मास्क उतर जाता है और कीरा पहचान जाता है कि ये ओइशी है। दरअसल 1 साल बाद उसने ओइशी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है और वो उसका कुछ नहीं कर सकता और जब वो उसे अपनी आंखों के सामने देख लेता है तो वो अपनी सेना को उन पर हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये 47 रॉनिन्स जो कि कीरा के बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं और अब यहाँ पर एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। जिसके बाद सबसे पहले काई मीका के पास पहुंचता है और उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पर लॉर्ड कीरा की साथी विच आ जाती है जो कि अब अपने असली रूप में, जो कि एक ड्रैगन का होता है, उसमें आकर काई के ऊपर हमला कर देती है। काई एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है, साथ ही उसके पास वो मैजिकल तलवार भी है जिससे वो उस ड्रैगन का सामना करता है और उस डार्क जंगल में जो उसने बचपन में ट्रेनिंग ली थी उसकी मदद से वो उस ड्रैगन को, विच को मार देता है। वहीं हमें रॉनिन्स के लीडर ओइशी को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कीरा से लड़ रहा होता है। वो उसे अपने हाथों के फंदे में फंसा लेता और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वो लॉर्ड कीरा को मार देता है और अब जब लॉर्ड कीरा मारा जा चुका है तो उसके सभी सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं और इस तरह से 47 रॉनिन्स अपना बदला ले लेते हैं। अब यहाँ पर सुपर किंग भी आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम सबको मना किया था कि कोई भी हमला नहीं करेगा, किसी तरह की कोई भी जंग नहीं होगी, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। इसीलिए वो इन सब को वही सजा देते हैं जो उन्होंने किंग को दी थी, यानी कि ये सब अपनी जान खुद लेंगे, जो कि यहाँ पर एक सम्मान की बात मानी जाती है। और सुपर किंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अब तक पता चल चुका होता है कि लॉर्ड कीरा करप्ट था, उसने किंग के साथ गलत किया था और अब ये सब के सब सफेद कपड़े पहनकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन 47 लोगों को अपनी जान देनी है, जो कि सम्मान की बात है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा करते, सुपर किंग ओइशी के बेटे को, जो उन 47 रॉनिन्स में से एक होता, उसे वहां से उठा देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूं कि ओइशी का कोई ना कोई वारिस इस दुनिया में जिंदा रहे। और इसके बाद ये 46 रॉनिन्स अपनी जान लेकर एक सम्मान की मौत मरते हैं, जो देखकर प्रिंसेस मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये घटना एक सच्ची घटना तो नहीं है, लेकिन इसी तरह की एक घटना 18th सेंचुरी में हुई थी जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।